हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजय स्मार्ट क्लासेस। मैं हूं दीपांशु विजय परियार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका विजय स्मार्ट क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपको 12th क्लास सीबीएसई में अकाउंटेंसी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आज से हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी उसके फंडामेंटल्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर था वो इस साल अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए पहला चैप्टर आपका पार्टनरशिप से फंडामेंटल स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, लास्ट आपने 11th में जो अकाउंटिंग सीखी थी वो सीखी थी सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या? ऐसा बिजनेस जो कि सिर्फ एक बंदा हैंडल करता है। क्लियर है? लेकिन जब बिजनेस ग्रो करने लगता है, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने लगती है, आप लोगों को लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होने लगती है, तब हम लोगों को बिजनेस में को कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्जन के लिए सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आता है पार्टनरशिप, या फिर आपको और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी की बात है हम लोग कंपनी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम लोग आज से देखते हैं कि पार्टनरशिप कैसे क्या अकाउंटिंग की जाती है, उसके कौन कौन से रूल्स वगैरह होते हैं। तो देखो बेटा, हर चीज की एक डेफिनेशन उसके एक एक्ट में लिखी रहती है। एक्ट का मतलब उसका एक कानून। तो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, यानी कि इस साल ये लागू हुआ था, और इसके सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन द पार्टनरशिप एज फॉलोज। तो देखिए क्या डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। कहने का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है किसके बीच में? लोगों के बीच में। who have agreed the share profit of the business, यानी कि आपस में एक रिलेशन होता है लोगों का, वो एक बिजनेस चलाना चाहते हैं और आपस में प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। मान लीजिएगा मैं, आप और 2-3 लोग और हैं, मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपस में हम लोगों का एक रिलेशन हो गया पार्टनर्स का, और बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हम लोग बांटना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि ऑन बाय ऑल, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिएगा ए बी सी, बी और सी और डी, ये 4 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, और मान लीजिएगा ये पार्टनर और ये पार्टनर अभी आपके इस शहर में नहीं है, या कहीं मान लीजिएगा कहीं गए हुए हैं, तो ए जो है इनकी तरफ से काम करेगा। या फिर मान लीजिएगा कभी कभी ए अगर चला जाता है तो बी, सी और डी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। इसी को तो पार्टनरशिप बोलते हैं ना। इस सबके लिए काम करेंगे एक दूसरे के लिए, तो दैट इज कॉल्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक के सिवाय सब काम करेंगे और सबके सिवाय एक काम भी करेगा। तो समझ में आई ना? तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स और ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है? तो देखिए बेटा, अब इस पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जरा समझते हैं। तो देखिए पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिससे कि पार्टनरशिप डिसाइड होती है कि भाई पार्टनरशिप है। सबसे पहली बात आती है बेटा 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन का मतलब क्या है कि कम से कम 2 लोग तो हो ही हैं वो, या उससे ज्यादा हो। भाई सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप 2 लोगों, कम से कम 2 लोग तो चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? ये ज्यादा से ज्यादा बेटा मैक्सिमम जो है वो 50 है। ये 50 पार्टनरशिप एक्ट ने तो, यानी पार्टनरशिप के कानून ने तो डिसाइड नहीं किया है, लेकिन इंडियन कंपनीज एक्ट ने डिसाइड कर दिया है कि अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो भैया आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आप पार्टनरशिप नहीं चला सकते। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि सेक्शन 464, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखेंगे तो साथ में अगर आप सेक्शन भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो पहला करेक्टर यही है कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। दूसरा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, यानी कि बिजनेस भी एग्जिस्ट होना चाहिए और उस बिजनेस का मोटिव, यानी कि जो पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। क्लियर है? यानी मोटिव उसका प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपस में जो प्रॉफिट है वो बांटते भी हों अपने एग्रीड रेशियो से, या बराबर बराबर बांटते हों। अगली बात आती है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल
एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब क्या है, आप मेरी भी बात मानोगे, हम आपकी भी बात मानेंगे, कभी आप मालिक हो जाओगे, कभी हम मालिक हो जाएंगे, कभी आप एजेंट हो जाओगे, कभी हम एजेंट हो जाएंगे। ऐसी तो रिलेशन चलता है, इसलिए पार्टनरशिप का आपस में रिलेशन प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। अगली बात आती है एग्रीमेंट, यानी भैया बातचीत हो जाए पहले। बातचीत का मतलब क्या है, या तो ओरली कि भाई हम लोग पार्टनर बनेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर उसको रिटन में कर सकते हैं जिसे हम डीड भी बोलते हैं, है ना। तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात आती है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस जो है, वही वाली बात डेफिनेशन में मैंने बताई क्या, कि एक पार्टनर अगर दुकान पे बैठा है, बाकी पार्टनर अभी अगर कहीं दुकान पे नहीं है या बाहर है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अकेला पार्टनर डील करेगा। या फिर वो एक पार्टनर गायब है, बाकी के 3 यहाँ पे हैं, तो तीनों पार्टनर उसकी कमी को पूरा करेंगे। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगली बात आती है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, पार्टनर्स का ही बिजनेस है। लेकिन बेटा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम बिजनेस एंटिटी कहते हैं, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो की जाती है वो तो आपकी पार्टनरशिप की जाती है, ना कि पार्टनर्स की। बट रियल में एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिएगा, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है ना, और आप लोन चुका ना पाए, आपकी फर्म बैंक का लोन चुका ना पाए, तो बैंक वाले आपके पास आएंगे, आप तो ये कह दोगे भैया ये फर्म से लो जाके हमने थोड़ी ना लिया ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसकी कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगी, सारे पार्टनर जेल में जाएंगे। समझ रहे ना बात को? ओके। राइट ऑफ पार्टनर, पार्टनर को ऐसे कौन कौन से राइट दिए गए हैं जिसका वो यूज कर सकता है। सबसे पहली बात बेटा आती है आपके राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस विद अदर पार्टनर इन एग्रीड रेशियो, यानी उन लोगों ने जो रेशियो अपना एग्रीमेंट में डिसाइड किया है, वो अपने प्रॉफिट को लेने के लिए वो कोर्ट में जा सकता है। अगर कोई पार्टनर उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं और वो पार्टनर है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। अगला राइट क्या है, राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की जितनी भी प्लान पॉलिसीज वगैरह या जिस बिजनेस रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी, उसमें वो अपना पार्ट कर सकता है, यानी कि उससे भी पूछी जानी चाहिए वो बातें। अगली बात आती है राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव ए कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि क्या, कि फर्म में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना खर्चा हुआ, ये जानने के लिए वो फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, यहां तक कि वो एक कॉपी लेके घर पे भी जा सकता है, घर पे अपने चेक कर सकता है। अगला बेटा आपका राइट आता है पार्टनर का, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिएगा ए बी और सी 3 पार्टनर थे और डी पार्टनर बनना चाहता है, ये दोनों एग्री हो गए, लेकिन ये एग्री नहीं है, यानी कि सी चाहे तो डी का एडमिशन रोक सकता है, क्योंकि डी का एडमिशन तभी पॉसिबल है जब तीनों पार्टनर राजी हो। तो वही बात कही है क्या, राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सी मना कर सकता है भैया हमारी डी से नहीं बनती है, ये फर्म में नहीं आ सकते। क्लियर है? अगली बात आती है एवरी पार्टनर इज द जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब बिजनेस के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी जाएगी उसमें सबकी हिस्सेदारी होगी। कहने का मतलब क्या है, जब बिजनेस को मान लीजिए बंद किया जाएगा तो जितनी भी प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो वो प्रॉपर्टी में सबका हिस्सेदारी होगी। क्लियर है? सभी पार्टनर की, कोई इस चीज से मना नहीं कर सकता है। और क्या राइट है बेटा, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेट। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, जरा समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात है ये, जरा समझो। मान लीजिएगा ए ने फर्म को कुछ लोन दिया है, लोन दिया है, कैपिटल नहीं लगाई है, लोन दिया है। जैसे मान लो फर्म अगर बैंक से लेने जाती, बैंक से रुपए लेने जा रही थी 10 लाख रुपए, लेकिन मिस्टर ए ने कहा कि भाई काहे के लिए बैंक के पास जा रहे हो, आप हमसे लोन ले लीजिएगा, हमारे पास फालतू रुपए डले हुए हैं पर्सनल। तो इन्होंने ये लोन दे दिया। अब ए को राइट है कि वो फर्म से अपना ब्याज ले, समझ रहे हो ना, ब्याज के लिए मना नहीं। अब फर्म ये कहने लगे या बचे हुए पार्टनर ये कहने लगा, अरे तुम तो अपने आदमी हो भाई, तुम क्या ब्याज लोगे यार, अपना बिजनेस का काम चल रहे हो ना। अगर आप दूसरी बैंक से या किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेते तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता, इसलिए ए को राइट है कि वो फर्म से इंटरेस्ट ले। अगर एग्रीड हुआ है तो उस रेट से होगा, वरना एट द रेट 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट तो मिलना ही है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि पार्टनर को राइट है कि जो उसने फर्म को लोन दिया है उस पर 6% के रेट से वो ब्याज ले सकता है। अगली बात बेटा आती है
If a partner incur expense or make payment on behalf of the firm, he has a right to be indemnified by the firm. कहने का मतलब क्या है, मान लीजिएगा माल आ गया दुकान पे, है ना, डिलीवरी आ गई, पार्टनर अटर्न कोई था नहीं और सुबह का टाइम था, तिजोरी में भी पैसे नहीं थे, लेकिन मिस्टर ए जो है वो घर से अपने रुपए कुछ डाल के लाए थे पर्सनल, तो भैया उन्होंने अपनी जेब से पेमेंट कर दिया। या मान लो कोई एम्प्लॉय आया, उसको अर्जेंट रुपए की जरूरत पड़ गई, उसने अपनी जेब से रुपए निकाल के दे दिए, तो ये रुपया वो फर्म से वापस ले सकता है। क्लियर है, ये उसका राइट है, क्योंकि उसने वो पर्सनल खर्चा किया है, पर्सनल पैसे से फर्म का खर्चा किया है, वो पार्टनर फर्म से वापस ले सकता है। अगला राइट आता है बेटा, राइट टू रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस। यस, फर्म से कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है, समझ रहे हो ना, बट ये नहीं कि भैया हम छोड़ के जा रहे हैं कल ना, एक प्रॉपर नोटिस से ये आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा कि भैया कोई पार्टनर जाता है तो 1 महीने की नोटिस दे, पहले 1 महीने पहले बताए तब जाए, क्योंकि बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्लियर है, तो पार्टनर को कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप फर्म में रहो, आप जा सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देके। तो ये सारे राइट्स थे किसको, पार्टनर्स को। अब आगे बात करते हैं बेटा, एक नई तरीके की पार्टनरशिप होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, यानी इसका कानून बिल्कुल अलग है, नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट से बिल्कुल अलग है। इसके कानून हमें 2008 में पढ़ने पड़ेंगे। इस कानून का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और पहले वाले का क्या था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखो बेटा, ये पार्टनरशिप क्यों बनाई गई समझिएगा। LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि ये फर्म तभी मानी जाएगी जब ये इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगी। रजिस्टर्ड होगी, उसको रजिस्टर्ड कराना कोई जरूरी नहीं था, बट इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। याद रखिएगा, पार्टनर और ये फर्म बिल्कुल अलग अलग है। बात समझ रहे हो ना, कैसे अलग है मैं अभी आगे बताऊंगा, जबकि वो वाली फर्म अलग अलग नहीं थी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी थी। LLP शैल हैव परपिचुअल सक्सेशन। परपिचुअल सक्सेशन का बेटा मतलब होता है कि नेवर बी एंड, कभी भी बंद नहीं हो सकती है, पार्टनर आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनी चेंजेस इन द पार्टनर ऑफ LLP शैल नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टिंग, यानी कि कोई पार्टनर आता है जाता है या कोई चेंज होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिस्टेंस राइट और लायबिलिटी ऑफ द LLP। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये LLP नाम से ही पता लग रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि जो नॉर्मल पार्टनरशिप थी उसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिएगा मिस्टर ABC तीनों लोग बिजनेस कर रहे थे, है ना, और इन्होंने बैंक से लोन ले रखा था, फर्म ने, मतलब 1 लाख रुपए का। अब भाई बैंक का लोन चुका नहीं पाई, तो बैंक आएगी और पहले तो इनकी फर्म की प्रॉपर्टी से वसूल करेगी, और कुछ भी पैसा अगर रह गया तो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी वसूल कर सकती है, यानी कि इनकी जेब से भी पैसा निकाल सकती है। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि घर बार भी आपका बिक सकता है लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। बट लिमिटेड लायबिलिटी में ऐसा नहीं होता है, पार्टनर पर्सनल प्रॉपर्टी से सिक्योर रहता है। जो भी है भैया फर्म से ले जाओ, फर्म को बेच दो, संपत्ति सारी बेच दो, लेकिन हमारे घर पे मत आना, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये फायदा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, इसीलिए इसको सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स मानते हैं, यानी इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। बात समझ में आ रही, दोनों में डिफरेंस, मैं अगली क्लास में आपको डिफरेंस भी इसका बता दूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं अब बेटा, पार्टनरशिप डीड। देखिए बेटा क्या होता है पार्टनरशिप, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने बताया था कि अब हम लोग नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट 1932 पे ही चल रहे हैं। ये एक टॉपिक आया था कि एक 2008 की भी एक पार्टनरशिप होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो मैंने आपको समझा दी है। अब बात करते हैं अपने वही वाले एक्ट पे 1932 वाले पे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट बेटा। तो एग्रीमेंट के बारे में मैंने बताया था कोई कंपलसरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है ना, बट रिटन करा लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आदमी अपनी जुबान का पक्का नहीं होता है, कई सारे लोग, तो हो सकता है बात को वो पलट दें। तो देखो बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है, टर्म एंड कंडीशन, यानी कि भैया जब आप पार्टनरशिप करोगे तो कुछ सारी टर्म एंड कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी आपकी। क्लियर है, ओके। अब आगे देखते हैं बेटा, टर्म एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स में आइदर ओरल और रिटन। The law does not make it compulsory to have a written agreement. However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course
टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट under the act deed. It is also called article of partnership. इसे हम लोग article of partnership भी कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये टर्म कंडीशन होती हैं इसकी, ये ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, लेकिन लॉ हमारा मानता है कि अगर आप रिटन करते हैं तो आप सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से या डिस्प्यूट से बच सकते हैं, आप कोर्ट में केस वगैरह कर सकते हैं क्योंकि वो रिटन था, रजिस्टर्ड था। It is always the best course have a written agreement duly signed and registered under this act. Such written document which contain the term of the agreement is called partnership deed. यानी कि जिस डॉक्यूमेंट में इसके टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं क्योंकि पार्टनरशिप के सारे इंटरनल जो मैटर्स होते हैं या फिर टर्म कंडीशन होती हैं वो इसी में लिखी रहती हैं। क्लियर है? तो देखिए बेटा, डीड में क्या क्या कंटेंट होता है। सबसे पहली बात, वैसे तो बहुत सारी बातें होती है लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लिख के रखी है। नेम पार्टनर का, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स यानी कि फर्म का नाम और उसका एड्रेस, पार्टनर का नाम और उनके एड्रेस, नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस यानी कि बिजनेस आप किस चीज का कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितनी लगी हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। पार्टनर्स जो बिजनेस में रुपया लगाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं। अब पार्टनर्स को लालच देने के लिए एक नई चीज पार्टनरशिप में जोड़ी जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भैया आप भी ज्यादा पैसा लगाओ तो हम ब्याज दे देंगे आपको। या इस सेंस में देख सकते हो कि पार्टनर जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो वो और कहीं भी तो पैसा इन्वेस्ट कर सकता था शेयर डिवेंचर में, वहां से उसको ब्याज मिलता, तो वहां पे ना लगा के आप बिजनेस में लगाओ या ज्यादा से ज्यादा लगाओ तो हम ज्यादा से ज्यादा आपको ब्याज देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, डीड में लिख दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की पीएसआर आपका क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, भाई तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, तो आपस में जो बंटवारा होगा वो किस रेशियो से होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है बेटा, अब भाई पार्टनर्स जो हैं उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, बिजनेस कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल खर्चों को पूरी करने के लिए। तो पर्सनल खर्चे जब करेंगे तो भाई बिजनेस से पैसा भी निकालेंगे। अब भाई पार्टनर्स हैं, 4-5 पार्टनर हैं, कुछ इतना पैसा निकाल ले, कोई 5 लाख रुपए निकाल ले गया, कोई कह गया मेरे घर में बीमार है, मेरे घर में पार्टी है, वो इतना रुपए निकाल ले गए। अब भैया पैसा जब आप फर्म से निकालते ले जाओगे तो फर्म किस चीज से करोगे, तो इस चीज को बचाने के लिए कि भाई फर्म में भी पैसा बना रहे, पार्टनर लिमिटेड पैसा निकालें, उन पार्टनर्स पे लगाया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ज्यादा पैसा निकालोगे, निकाल ले जाओ, ब्याज दे के जाओ। अब ऑटोमेटिकली पार्टनर क्या करेगा, लिमिटेड पैसा ही निकालेगा जितनी उसको जरूरत है। तो ये चीज कितने % से इंटरेस्ट लगेगा, ये डीड में लिख दिया जाता है बेटा। सैलरी टू द पार्टनर, पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी है। एग्जांपल के तौर पे मान लो ABCD 3 पार्टनर थे, सी जो पार्टनर था वो मान लो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसे अकाउंटिंग सारी आती थी, तो उससे कह दिया कि तुम सारी अकाउंटिंग संभालना, तो वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई होशियार आदमी है, तो उसने कहा कि भाई हम अगर और कहीं नौकरी कर रहे होते तो हमें इतने 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती, 50,000 तनख्वाह मुझे चाहिए, तो पार्टनर एग्री हो गए। तो पार्टनर एग्री हो गए हैं तो डीड में लिखवा देंगे, यानी पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये चीज भी डीड में लिख दी जाती है। अगली बात आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था राइट टू पार्टनर्स में कि पार्टनर अगर फर्म को कोई इंटरेस्ट, कोई लोन देता है तो उसको राइट है कि उस लोन पे वो ब्याज ले सकता है। तो इस चीज के बारे में आपको डीड में लिखना पड़ेगा कि इतने रेट से ब्याज वगैरह दे सकते हैं। अब बहुत ये तो थी डीड वाली बात है कि डीड में क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन है। अब बात आती है कि अगर कोई फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म डीड नहीं बनाती है तो उस केस में ये सारे कंटेंट का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसका क्या होगा, यानी कोर्ट में अगर केस जाए तो इस चीज का जजमेंट क्या निकलेगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये तो बेटा बेसिक बातें थी, यहां तक का पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट्स तक आपकी बेसिक बातें थी, है ना, कि भाई नेचर ये इसका डीड से कोई संबंध है ही नहीं। बात करते हैं इस चीज की, क्या अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये तो उनकी मर्जी से बात है, कैपिटल जितनी लगाएंगे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर ब्याज दिया जाएगा, अगर डीड नहीं बनी है तो भैया नहीं दिया जाएगा, क्योंकि डीड ही नहीं बनाई थी। बात समझ रहे हो ना,
इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। अगर डीड नहीं बनी है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? मान लीजिएगा ए बी सी 3 पार्टनर थे, इसमें जो ए था वो बहुत ज्यादा काम करता था, ब्रिलियंट वर्कर था, पार्टनर था, सॉरी ब्रिलियंट पार्टनर था, बहुत ज्यादा काम करता था, और प्रॉफिट हुआ तो भाई उसको कम पैसा दिया गया ए को, जबकि वो बहुत ज्यादा काम करता था। ए ने केस कर दिया बाकी 2 लोगों पे। तो जब केस कर दिया तो जज साहब ने कहा ऐसा करो, डीड दिखाओ कि तुम लोगों ने आपस में डिसाइड क्या किया था। तो तीनों ने हाथ खड़े कर दिए, भैया डीड तो हमने बनाई नहीं थी। तो जज साहब इस चीज का क्या करेंगे? तुमने काम किया कि नहीं किया, इस चीज का कोई प्रूफ तो है नहीं। तो इस केस में जज साहब कहेंगे कि भैया ऐसा करो, इस बार आप बराबर बराबर बांट लो, अगली बार डीड बना लेना, तब हम देखेंगे। यानी कि जब भी डीड नहीं बनी होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? नहीं लगेगा भाई, डीड ही नहीं बनाई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगेगा भाई? तुम मर्जी से निकालो पैसा, इसलिए डीड बनाना जरूरी होती है, उसमें सारी बातें लिख ली जाती हैं। अगली बात आती है बेटा सैलरी टू द पार्टनर। पार्टनर को सैलरी देनी है, वो मैंने बताया ना चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला, सैलरी देनी है या नहीं देनी है। तो भैया अगर डीड नहीं बनी है तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। क्लियर है? पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगली बात आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपने डीड में लिख दिया है कि 2%, 5%, 8% इतना आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, अगर ये चीज नहीं लिखी है तो पार्टनर को एक फिक्स रेट यानी 6% से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया ही जाएगा अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है। क्लियर हुई ना बात? तो यहां तक की बात है आपकी आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम लोग इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना बात को? तो अगर आपको कोई डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर कोई और भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल को, अगर आपको इस पीडीएफ फाइल को चाहिए है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों की मदद करें, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।